दोस्तों, भारत में जुड़े हुए पर्सनल लॉज से एक यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, ठीक है। और यहां पर बात होगी सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस की। आखिर ये सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस क्या होती हैं, इनको यहां पर जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, यहां पर शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आखिर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पर 2018 के मेंस का क्वेश्चन देखेंगे तो बात करता है यहां पर कि कहता है कि कास्ट सिस्टम जो है इंडिया के अंदर, ये नए नई प्रकार की आइडेंटिटीज जो है उनको अज्यूम करता रहता है। यानी कि नए नए तरीके से आइडेंटिटीज में चेंज होता जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता। तो कहता है कि इंडिया से कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करना, खत्म करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। इस पर कमेंट करिए, ठीक है। तो ये दरअसल जीएस पेपर 1 के अंदर सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो भारत के अंदर सोसाइटी की अगर बात होती है तो फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम, मैरिजेस, ठीक है, पर्सनल लॉज, उसके अलावा कास्ट सिस्टम, महिलाओं की जो क्या पोजीशन है, ये सारी इन चीजों पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर क्वेश्चन आते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की या सरकार कोई कानून लेकर आती है या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कोई जजमेंट आती है, ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडियन सोसाइटी से जुड़े हुए मुद्दों पर अगर कोई जजमेंट आती है तो वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाती है। वहीं पर अगर आप प्रीलिम्स को देखेंगे 2021 के, तो 2021 के प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको इंडियन सोसाइटी में किस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो कास्ट बेसिस पे शादी वगैरह होती है उनके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामलों में आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमारे जो सोसाइटी है उसी का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। जीएस पेपर 1 के अंदर ये टॉपिक कवर होता है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। और साथ ही में यहाँ पर सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है जीएस पेपर 1 में। और आज जो हम बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस की, ये जुड़ा हुआ है सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट से, और इंडियन सोसाइटी दोनों से ही डायरेक्टली पूरी तरह से लिंक्ड है। और अगर बात करें यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है, आपको चीजें जो समझ आएंगी, किन मुद्दों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक कि भाई व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज, क्या होती है। उसके अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यहाँ पर इस मामले में क्या कहती है। उसके अलावा यहाँ पर हिस्ट्री क्या है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस आखिर कैसे यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आती है और क्यों इनकी बात होती है। साथ में यहां पर बात करते हैं कि क्या ऐसा कोई और भारत के अंदर सेक्युलर मैरिज के यानी कि शादियों से, सेक्युलर शादियों से जुड़ा हुआ कोई और कानून है, तो उसको भी यहां पर देखेंगे, उसमें क्या समस्या है और उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो अगर बात करें यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, ठीक है, और ये जजमेंट आया है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस के लिए। ये कहता है कि अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज करते हैं और अगर आप सीक्रेसी में करते हैं, यानी कि आप उसको पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है, पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करते, पब्लिकली सोलेमनाइज नहीं करते हैं, यानी कि आप ये घोषित नहीं करते हैं लोगों के बीच कि हम विवाह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, जैसा आमतौर पर नॉर्मल शादियों में होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं पब्लिकली, तो आपकी जो शादी है, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज है, जो सेक्युलर ये मैरिज है, वो इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। यानी कि अगर आप सीक्रेसी में भी शादी करते हैं और अपने आप को फिर रजिस्टर कराते हैं, ठीक है, यानी कि आपकी जो सीक्रेसी वाली शादी है, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज जो है, अगर ये सीक्रेसी में की गई है तो भी ये वैलिड मानी जाएगी। और ये बात बोलते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का एक जो जजमेंट आया था मई 2023 में, इसको पलट दिया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि सीक्रेसी में की गई सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज भी वैलिड कही जाएगी, इसका मतलब दो इंडिविजुअल के बीच में ये जो नया रिश्ता बन रहा है, एक तरह से उनका डिसीजन है, यानी कि उनकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को यहां पर अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो यहां पर एक तरह से फंडामेंटल राइट टू चूज वंस पार्टनर जो है, और किस तरह से अपनी शादी करनी है, वो भी एक तरह से राइट टू लाइफ है। तो एक तरह से अपना पार्टनर चूज करना और अपना किस तरह से शादी करनी है, ये राइट टू लाइफ है, और इस चीज को भी अपहोल्ड किया है। तो ये जो मामला है आपको देखने को मिलेगा यहां पे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मामला भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर हम देखेंगे कि भाई एक तो पहली बात सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस क्या है, जो सीक्रेसी में भी अब वैलिड होंगी, और दूसरी बात मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट आखिर क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज आखिर क्या होती है। दरअसल 1968 के अंदर यहां पर जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए और एक सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 7A।
ये सेक्शन 7A यहां पर बात करता है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज की, ठीक है, और सेक्युलर मैरिज की। सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज एक खास प्रकार की सेक्युलर मैरिज है जिसके अंदर दो हिंदूज कम्युनिटी से आने वाले लोगों के बीच में विवाह हो सकता है। और ये जो विवाह है इसमें आपको प्रीस्ट की यानी आपको पंडित की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी कि कोई पंडित आके आपके विवाह को संपन्न करवाए। यहां पर आप जो विवाह कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स इनके बीच में उनको गवाह बनाकर यहां पर अपनी शादी को, आप अपने विवाह को एक तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में आप विवाह कर सकते हैं और इसमें आपको किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में जो कुछ खास प्रकार के रिचुअल्स या फिर अनुष्ठान होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनको निभाए बिना, जैसे कि मंगलसूत्र पहनाना, इस तरह की सेरेमनीज किए बिना आप अपना विवाह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक तरह से यह आपको मौका देता है कि आप बिना प्रीस्ट के शादी कर सकते हैं। और ये जो शादी है, इस प्रकार की जो सेक्युलर मैरिज है, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज, ये कास्ट प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए, जाति के आधार पर बनी हुई व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए इसलिए यहां पर बनाई गई थी, चलाई गई थी। ठीक है, तो अब ये तो कानून के अंदर 1968 में जोड़ी गई है। ठीक है, चलिए, यानी कि अगर कोई इस तरह से विवाह करता है तो उसको अब लीगल माना जाएगा क्योंकि कानून के अंदर बदलाव कर दिया गया है। अब आगे बढ़ें तो कहता है इसका इतिहास क्या है। दरअसल 1925 के अंदर तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ईवी रामास्वामी नायकर ने यहां पर आपको देखने को मिलेगा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के तहत यहां पर शुरू की थी कि भाई आप इस तरह की मैरिजेस भी कर सकते हैं। दरअसल साउथ इंडिया में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो चली थी, ये क्या, इसने ये बात करती थी कि जाति के आधार पर होने वाला जो भेदभाव है उसका विरोध करती थी। ठीक है, और यहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के तहत ही इस शादी को भी करवाने का यहां पर एक तरह से मूवमेंट चलाई गई। और 1928 में पहली बार ऐसा विवाह हुआ जिसको कहा जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज। ठीक है, और ये जो विवाह था ये पेरियार ने खुद करवाया था और पेरियार के सामने ये विवाह हुआ था। और यहां पर इस विवाह का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस को खत्म करना है और इंटर कास्ट मैरिजेस जो है उसको बढ़ावा देना है, इसीलिए यहां पर इसको कहा गया सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज। ठीक है, और यहां पर बात करता है फिर जैसे कि भाई अगर दो इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज करने का, तो यहां पर धीरे धीरे ओवर द टाइम ये एक तरह से कंपेनियनशिप जो है इक्वल बेसिस पे बने, इक्वल अधिकारों पर, इक्वालिटी और डिग्निटी पे बने, इसको एंश्योर करने इस प्रकार की मैरिज आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह का वैल्यूज आपको इस मैरिज में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका जो इतिहास है वो 1925 से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस विवाह में जो लिमिटेशन है, जो समस्या है, वो ये कि ये विवाह जो है, इस तरह का विवाह, एक तो आपको देखने को मिलेगा इसने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, यानी कि पूरे भारत में जैसे फैला हो, आसपास के राज्यों में फैला हो, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये विवाह ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ, ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। कारण क्या है कि पहली बात कि भाई सिर्फ और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी जो है उसमें ये आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटीज के लिए ये एप्लीकेबल है, पहली बात। दूसरा, यहां पर ये लीगल है कहां पर, सिर्फ तमिलनाडु के स्टेट के अंदर, सिर्फ तमिलनाडु स्टेट के अंदर आपको ये लीगल मिलेगा। ठीक है, और आपको कहीं पर भी लीगल नहीं मिलेगा। अगर आप देखें यहां पर, अगर तमिलनाडु ने हिंदू मैरिज तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967 अगर तमिलनाडु लेकर आता है, इसका मतलब भाई हिंदू मैरिज एक्ट तो पार्लियामेंट ने बनाया था, तमिलनाडु ने यहां पर अमेंडमेंट कर दिया, तो ये तमिलनाडु में वैलिड होगी अमेंडमेंट, चलिए मानते हैं। दरअसल ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो इंडिया में पर्सनल लॉज हैं, जो इंडिया में पर्सनल लॉज हैं, वो भारत में शेड्यूल अगर 7 को देखेंगे, जहां पर लिस्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पर पर्सनल लॉज जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, यानी कि जो पर्सनल लॉज हैं, विवाह, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, इससे जुड़े हुए कानून जो है वो पार्लियामेंट भी बना सकती है और उस पर स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकती है। तो पर्सनल लॉज होने के कारण यहां पर जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया था, बाद में उसके अंदर अमेंडमेंट किसने करी, तमिलनाडु की लेजिस्लेचर ने भी की, और वो तमिलनाडु में वो अमेंडमेंट मानी जाएगी। तो अब यहां पर हमने समझ लिया कि किस तरह से ये सेल्फ रिस्पेक्ट जो मैरिज है आखिर ये क्या होती है, इसका इतिहास क्या है। अब यहां पर मद्रास हाईकोर्ट का वो जजमेंट कौन सा था जिसको पलट दिया गया, तो मद्रास हाईकोर्ट ने दरअसल मई के अंदर एक जजमेंट ये दिया था कि यहां पर अगर दो लोग विवाह करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज करते हैं, और
उन विवाह में अगर गवाह बनते हैं वहां के वकील, ठीक है, अगर मान लीजिए वकील जो लोग हैं, ठीक है, वकील लोग अगर गवाह बनते हैं दो लोगों की मैरिज के अंदर, तो वो जो शादी है वो मानी नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पर जो वकील हैं ये गवाह नहीं बन सकते हैं, ठीक है। और इन वकीलों के खिलाफ जो उस समय विवाह में गवाह बने थे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की भी बात यहां पर कही गई थी। तो और ये कहा कि क्योंकि वकील लोग गवाह नहीं बन सकते, तो अगर सीक्रेसी में कोई मैरिज होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज, तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसके पीछे आधार ये माना गया लगभग एक तरह से कि क्योंकि कोई भी शादी होती है, कोई भी मैरिज अगर होती है, तो उसके अंदर जो पब्लिक गैदरिंग होती है, जो सेरेमनी होती है जिसके अंदर हम सेलिब्रेट करते हैं, तो सेलिब्रेशन एक तरह से लोगों को विटनेस बनाता है कि भाई हाँ ये दो लोग शादी कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल मैरिज में एक प्रचलन होता है। तो ट्रेडिशनल मैरिज में बाकी सब लोग जो आते हैं सेलिब्रेशन में, वो एक तरह से गवाह का काम करते हैं और विवाह संपन्न होता है। और उसी तरह से यहां पर उस चीज को आधार बनाकर ये कहा गया, क्योंकि लॉयर्स वगैरह के सामने अगर आप शादी कर लेते हैं, वहां पे आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स ये सब नहीं है, तो ऐसे में आपकी शादी जो सीक्रेसी में हुई है ये वैलिड नहीं मानी जाएगी। मद्रास हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। अब यहां पर और इसमें आप देखेंगे कि भाई यहां पर इनवैलिड माना गया था, और दरअसल 2014 के एक डिसीजन का भी इसमें सहारा लिया गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बात यहां पर कही है, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस पर क्या बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का ये जो फैसला है, मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है कि भाई सीक्रेसी में आप विवाह करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। यानी कि अब यहां पर अब जो अगर आप सीक्रेसी में विवाह करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज, तो पहली बात वो वैलिड होगा। दूसरी बात, जो वकीलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वकील विवाह में गवाह बनता है, अगर वो एज ए वकील, क्योंकि वकील क्या है, वकील एक तरह से एक ऑफिसर है कोर्ट का, ठीक है, कचहरी का एक ऑफिसर है, तो वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में तो यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में एक फ्रेंड के रूप में पार्टिसिपेट करता है, किसी का गवाह बनता है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज के अंदर, तो यहां पर वो जो इनका वकीलों का पार्टिसिपेशन है उसमें कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। तो विटनेस बन सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं, प्राइवेट कैपेसिटी में वकील जो है वो बन सकते हैं विटनेस ऐसे विवाहों का, ठीक है। चलिए, अब इस फैसले को देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या राशनल का फॉलो करा, क्या था राशनल, क्या आधार था इसके पीछे, क्या तर्क था। तो यहां पर दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना है, क्योंकि एक इंटरकास्ट मैरिज है और इंटरकास्ट मैरिज के प्रति भारत में कई बार कंजर्वेटिव जो एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में वो रिएक्शन देते हैं, तो ऐसे में दो लोग अगर विवाह करते हैं और वो अपने विवाह को पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं जो कि इंटरकास्ट है, तो हो सकता है उनके ऊपर फिजिकल अटैक का खतरा हो या फिर उनको सेपरेट करने की फोर्सफुली कोशिश की जाए। तो इसीलिए यहां पर कहा गया कि अगर आप सीक्रेसी में विवाह करते हैं तो इन कंसर्न्स की वजह से वो वैलिड यहां पर माना जाएगा। उसके अलावा दो अडल्ट लोग अगर विवाह करते हैं, अपना पार्टनर चूज करते हैं, तो उनको अंडर आर्टिकल 21 ये अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है कि अपना पार्टनर वो चूज कर सकते हैं किससे विवाह करें। ऐसे में वो किस प्रकार विवाह करें ये भी एक तरह से इसका एक पार्ट बन जाता है। तो अगर वो विवाह किस तरह से कर रहे हैं इसमें अगर समस्या है तो वो उनकी फ्री विल को रोकता है, उनको आर्टिकल 21 अपना एक्सरसाइज करने के लिए। तो इसीलिए यहां पर आर्टिकल 21 को अपहोल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाई है। उसके अलावा जिस तरह से इंटरकास्ट मैरिज को अभी हमने देखा वो एक सेक्युलर मैरिज थी, उसी तरह से यहां पर आपको और कौन से कानून हैं जो सेक्युलर मैरिज या फिर इस तरह के कानून हैं जो सेक्युलर मैरिज को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, और ये भी एक तरह से सेक्युलर लॉज हैं। तो यहां पर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट देखने को मिलेगा। तो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट था वो इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करता है, स्पेशल मैरिज एक्ट यहां पर इंटरफेथ मैरिज को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है, सोलमनाइज करने की बात करता है, यानी कि दो अलग अलग धर्मों से आने वाले व्यक्ति यहां पर शादी कर सकते हैं। ये वाला कानून आपको सबसे पहले 1872 में ब्रिटिश लोगों के द्वारा लाया गया देखने को मिलेगा, और बाद में फिर 1954 के अंदर पार्लियामेंट ने इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, जैसे इसके अंदर डाइवोर्स वगैरह के प्रोविजन डाल के इसको अडॉप्ट दोबारा से किया, और ये सभी धर्मों पर यहां पर एप्लीकेबल होता है, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, सिख और ईसाई सब पे। साथ में अगर बात करें यहां पर प्रोसीजर क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर विवाह करने का, तो यहां पर जो भी पार्टीज विवाह करना चाहती हैं वो उनमें से दोनों पार्टीज में से किसी भी कोई एक पार्टी क्या कर सकती है, अपने डिस्ट्रिक्ट और मैरिज ऑफिसर के पास जाकर एक रिटर्न में नोटिस दे सकती है कि उनको विवाह करना है, ठीक है। और दोनों में से एक पार्टी को यहां पर जरूरी है, जो भी नोटिस दे रही है उनको एक कंडीशन फॉलो करनी है कि कम से कम 30 दिन से वो उस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, ठीक है। इसके अलावा एक ऑब्जेक्शनल आपको यहां पर देखने को मिलेगा जो कि कभी विवाद का मुद्दा बना रहता है स्पेशल मैरिज एक्ट में, वो एक प्रोविजन है
भाई जब यहां पर दो अडल्ट के बीच में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह हो गया, शादी हो गई, तो उनकी शादी जो हुई है उसका नोटिस पब्लिकली डिक्लेयर किया जाएगा। और इसमें समस्या यह है कि अंडर सेक्शन 7 ये कहा गया है कि जो पब्लिकली डिक्लेयर किया गया है नोटिस के तहत उनका विवाह, उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति अगले 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है, ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है। और अगर ऑब्जेक्शन क्रिएट हो गया तो ऐसे में यहां पर जो ऑफिसर है, मैरिज ऑफिसर, वो यहां पर उसको फिर एक इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ती है। और तब तक वो इंक्वायरी जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक विवाह जो है संपन्न यानी कि कंप्लीट नहीं माना जाता है। और यहां पर ऑफिसर को ये सेटिस्फाई करना होगा कि जो व्यक्ति है वो अपना ऑब्जेक्शन वापस ले लेता है। और अगर व्यक्ति अपना ऑब्जेक्शन वापस ले लेता है, सारा मैटर देख लिया जाता है, तब ये विवाह संपन्न होता है आफ्टर इंक्वायरी। और ये एक तरह से माना जाता है कि ये कई जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस होती हैं उसमें एक हैरेसमेंट का काम यहां पर करता है, कपल्स को हैरास करते हैं। ऐसे में यहां पर 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां पर एक जजमेंट दी थी जिसमें कहा कि जो भी लोग अडल्टिंग जो पार्टीज हैं, अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करती हैं, शादी करती हैं, तो वो ये चूज कर सकती हैं कि वो अपनी शादी का जो नोटिस है उसको पब्लिश ना करें। यहां पर जो मैंडेटरी 30 डे नोटिस है एक तरह से, उसको यहां से कंडीशन को हटा दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो इस तरह की जो कुछ चीजें होती हैं पर्सनल लॉ से जुड़ी हुई, ये भारतीय सोसाइटी से इंपॉर्टेंट रिलेशन रखती है और ऐसे में हमारे पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए तो आप मेरे साथ यहां पर दोस्तों जुड़ सकते हैं स्पेशल क्लासेस में, साथ में प्लस कोर्सेज में। 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी हम यहां पर कवर कर रहे हैं और बहुत डिटेल में। अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स खरीदना हो तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। उसके अलावा यहां पर अगर बात करें 50% डिस्काउंट आपको मिलता है आरंभ बैच पर, अगर आप यहां पर कोड लगाएंगे SMK लाइव। उसके अलावा अगर आगे देखें तो आरंभ बैच की शुरुआत हो चुकी है, कोड वही रहेगा SMK लाइव। ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, जीरो से प्रिपरेशन आपको करवाता है। यहां पर 24 सितंबर को एक काफी इंपॉर्टेंट अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी का, जिसके अंदर आप 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। 10 करोड़ तक के रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। कोड हमारा वही रहेगा SMK लाइव। ठीक है, कोड वही रहेगा SMK लाइव। साथ में आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज अब आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको फुल लेंथ टेस्ट और सेक्शनल सभी प्रकार के टेस्ट मिलेंगे। CSET और ऐसे भी कवर होगा। कोड हमारा रहेगा SMK लाइव। ठीक है, उसके अलावा यहां पर EMI पर भी आप कोर्सेज ले सकते हैं। जाते जाते 2016 का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको इसके अंदर सोसाइटी का पार्ट एंगल देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।